दोस्तों, तारीख थी रिमाई, साल था 1960 और जगह थी उस वक्त का यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। ये कोल्ड वॉर का वक्त था। यूएसएसआर और अमेरिका खुद को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर साबित करने में लगे थे। इसी दौरान अमेरिका सोवियत यूनियन के परमाणु ठिकानों की जासूसी करने के लिए U-2 नाम का एक स्पाई प्लेन सोवियत संघ में भेजता है। उस वक्त ये प्लेन धरती से 70 फीट यानी 2 किमी की ऊंचाई पर उड़ सकता था। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि इतनी ऊंचाई पर कोई रडार उसे पकड़ नहीं पाएगा, ना इतनी हाइट पर कोई मिसाइल उसे गिरा पाएगी। लेकिन सोवियत संघ किसी मामले में कम थोड़ी ना था। इतनी ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद सोवियत संघ के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने उसे डिटेक्ट कर लिया और उस पर एसे-2 मिसाइल दाग दी। एयरक्राफ्ट पर मिसाइल अटैक होते ही U-2 के पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स ने पैराशूट के साथ उससे छलांग लगा दी। सोवियत आर्मी ने पावर्स को जिंदा कर लिया। मामला सामने आया तो अमेरिका ने झूठ बोल दिया कि तो मौसम की जानकारी लेने वाला वैज्ञानिक विमान था, मगर यूएसएसआर ने एयरक्राफ्ट का अंबार दिखाकर और पायलट को दुनिया के सामने पेश करके पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को नंगा कर दिया। अमेरिका को अपने जिस U-2 विमान पर इतना भरोसा था, यूएसएसआर ने उसकी सारी हवा निकाल दी। पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती हो गई, मगर अमेरिकन भी हार मानने वाले थे नहीं। यही वो टाइम था जब अमेरिका ने रियलाइज किया कि अगर उसे खुद को मिलिट्री सुपर पावर बनाना है तो उसे एक ऐसा एयरक्राफ्ट वर्ल्ड पकड़ना होगा जो कि दुनिया की किसी डार की पकड़ में ना आए। यही सोचकर वो सबसे पहले SR-70 ब्लैकबर्ड डेवलप किया, जो कि हाई स्पीड रिकॉन प्लेन था। फिर उसने F-7 नाइटहॉक स्टिल्थ फाइटर प्लेन बनाया और आखिरकार जो प्लेन बनकर सामने आया उसका नाम था B-2 स्टिल्थ बॉम्बर। जी हाँ, B-2 स्टिल्थ बॉम्बर, जिसके एक विमान की कीमत 2.1 बिलियन है। जी हाँ, एक बॉम्बर ड्राइवर 2000 करोड़ का है। लेकिन इस बॉम्बर को दुनिया के किसी देश को वो नहीं बेचता। रडार अब्सॉर्बेंट कोटिंग वजह से यह दुनिया किसी रार की पकड़ में नहीं आता। ये एक बार में 82 किलो से भारी बम ले जा सकता है। इसे अमेरिका की नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी ने बोइंग के साथ मिलकर बनाया था। इसे डोथाज में अमेरिकी फौज में शामिल कर लिया गया। ये 12 फीट से भी टारगेट को पिन पॉइंट हिट कर सकता है। एक बार में 1000 किमी का ये सफर तय कर सकता है। और दुनिया के सबसे ताकतवर इसी B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने जून की सुबह 4:30 बजे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इन साइट्स पर 3000 पाउंड वजन के क्लस्टर बम्स गिराकर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जिन 3 ठिकानों पर ये बम गिराए गए हैं उनमें पोडो, नतंज और इफान शामिल हैं। इन 3 में भी सबसे बड़ा हमला पोदो पे किया गया। नतंज के बाद पोदो में ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट था। यह प्लांट एक पहाड़ी के नीचे डूब 90 फीट की गहराई में था। यही वजह थी कि इजरायली मिसाइल्स ने नतंज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर तो हमले कर दिए थे, लेकिन फदो के प्लांट पर वो चाहकर भी हमला नहीं कर सकते थे। सारी दुनिया को पता था कि यह काम अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बम्बर के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि B-2 स्टेल्थ बम्बर में ही GBU मोपी से ताकतवर क्लस्टर बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यह GBU B-100 बम का वजन 3 किलो होता है। इतना बड़ा बम B-2 बम्बर के अलावा और किसी फाइटर जेट में फिट नहीं हो सकता। इसीलिए इजराइल भी लगातार अमेरिका से बोल रहा था कि वो आगे आकर यह काम करें। उधर अमेरिका ने भी बड़ी चालाकी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले तो अमेरिका ने यह बोलकर सबको उलझा दिया कि अभी हम 2 हफ्ते तक इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। फिर उसने नॉर्थ कोरिया के पास अपने एयरफोर्स बेस पर कुछ एक्टिविटी की, जिससे कुछ लोगों को लगा कि अमेरिकी बॉम्बर यहाँ से उड़ान भरेंगे। फिर लोगों को लगा कि शायद वो भारत के साउथ में हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया एयरबेस से अमेरिकी बॉम्बर आएंगे। लेकिन अमेरिका ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान सीधे अमेरिका के मिजूरी एयरबेस से भरी। मिजूरी से ईरान तक आने में इन बॉम्बर्स को लगभग आधी दुनिया कवर करनी पड़ी। खबर है कि घंटों की उड़ान के चलते हवा में ही इसमें फ्यूल भरा गया। इजराइल ने वैसे ही कई दिनों के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कम कर दिया था। वो दावा कर रहा था कि ईरान के एयर स्पेस पर अब हमारा कब्जा है। बस फिर क्या था। जून की सुबह बॉम्बर सिर्फ कुछ ही मिनटों में नातांज, फदो और इरफान पर क्लस्टर बॉम्ब्स गिराकर चले जाते हैं। आपको बता दें कि जो GBU 57 क्लस्टर बम्स इन साइट्स पर गिराए गए हैं, उन्हें न्यूक्लियर बम के अलावा दुनिया का सबसे ताकतवर बम माना जाता है। ये अर्थ पेनिट्रेटिंग बॉम्ब है, यानी ये धरती का सीना चीरकर उसके नीचे कई 60 फीट तक टारगेट को हिट कर सकता है। अमेरिका ने इसे खास तौर पर बनाया ही इसलिए था कि ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया जा सके।
इस एक क्लस्टर बॉम्ब का वजन 43 पर किलो है, लेथ 2 फीट, और ये इंच मीटर तक मोटी कंक्रीट में घुस सकता है। ये इतना हैवी होता है कि B-2 स्टील बॉम्बर के अलावा इसे किसी और एयरक्राफ्ट से गिराया ही नहीं जा सकता। अमेरिका ने फोर्डो की साइट को बर्बाद करने के लिए इन्हीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने तो अपने स्टेटमेंट में यह क्लेम किया कि हमने इस साइट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, मगर ईरान का कहना है कि हमले तो हुए हैं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई लीकेज नहीं हुआ है। यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ईरान को पता कि अमेरिका यहां हमला कर सकता है, इसीलिए उसने तमाम जरूरी चीजों को यहां से पहले ही मूव कर दिया था। फर्दो के अलावा नतंस और तीसरी साइड पर यूएस ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर अमेरिका के सरप्राइज अटैक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका का कहना है कि हमने इस हमले से अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। ईरान की भलाई इसी में है कि इसके जवाब में वो कोई और हमला ना करे, लेकिन ईरान मानने वाला कहां था। ईरान ने इस हमले के फौरन बाद इजराइल के पौनन शहरों पर अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल से हमला कर दिया। इन हमलों में तकरीबन 60 इजरायली जख्मी हुए हैं, कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ईरान का सरकारी टीवी ये दावा कर रहा है कि ये वॉर शुरू तो अमेरिका ने की है, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। मगर सवाल यह है कि ईरान कर क्या सकता है। ईरान के पास सबसे पहला ऑप्शन यह है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाए, लेकिन अमेरिका ने पहले ही बहरीन और कतर से अपने एयरक्राफ्ट हटा लिए हैं। दूसरा, ऐसा करने में रिस्क है कि ईरान इजराइल से तो अच्छे से डील कर रहा है, कुछ मामलों में उस पर भारी भी पड़ रहा है, लेकिन अगर अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो अमेरिका को सीज वॉर में उतर जाने का मौका मिल जाएगा और वो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक कर सकता है। आपको बता दें कि ईरान की समुद्री सीमा में मौजूद वो रास्ता है जहां से दुनिया का 80% इलेक्ट्रेट होता है। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अभी पर बैरल ऑफ ऑयल के आसपास है, लेकिन अगर ईरान ने इस रूट को ब्लॉक किया तेल की कीमत, लेकिन इसमें भी एक चोल है, ये कि इस रूट के जरिए अमेरिका का ट्रेड बहुत कम होता है। भारत तक आने वाला चॉटरफिन और बाइसिप्रोसेस नेचुरल गैस इसी रूट से आता है, मतलब इसका सबसे बुरा असर भारत पर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अमेरिका ने भी ये धमकी दी है कि अगर ईरान ने इस रूट को ब्लॉक किया भी इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। वेलेसा लग रहा है कि ईरान जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं उठाएगा, वो ऐसा कुछ अमेरिका को बहाना मिल जाए कि अमेरिका भी इस वॉर में कूद जाए। दूसरी तरफ ईरान ने जिस परमाणु अप्रसार संधि पर पहले साइन किए थे, उसने अब खुद को उससे अलग कर लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस सारे माहौल के बीच पाकिस्तान की पूरी दुनिया में तू हो रही है। अमेरिका ने जैसे ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की, कहा कि अमेरिका का ये अटैक ईरान की सोवरेनिटी पर हमला है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान की इस आलोचना को भाव नहीं दे रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहले ये बताएं कि वो ट्रंप से मिले थे, तब उनकी क्या बात हुई थी। जहां तक कहा जा रहा है कि चंद डॉलर के लालच में पाकिस्तान ने अपने ही मुस्लिम पड़ोसी मुल्क ईरान की हिफाजत का सौदा कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने आर्मी बेस अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। लोग यहां तक पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान सरकार 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की डिमांड कर रही थी, वही पाकिस्तान की सरकार आज किस मुंह से अमेरिका अटैक की आलोचना कर रही है। कैसे हो सकता है कि जिस देश का राष्ट्रपति तुम्हें 2 दिन पहले शांतिकाम सिंह अगर हाथा, वही शांतिकाम सिंह आज दूसरे देश में जाकर बम गिरा रहा है। दुनिया एक बार फिर इसे पाकिस्तान कार्ड बल गेम मान रही है। एक तरफ पाकिस्तान खुद को उमा के साथ दिखाना चाहता है और दूसरी तरफ वो डॉलर के लालच में अपने और अपने खानदान की इज्जत अमेरिका के सामने नीलाम करने के लिए भी राजी है। खबरें तो यहां तक है दोस्तों कि जिस क्रिप्टो कंपनी में ट्रंप का पैसा लगा है, वो कंपनी पाकिस्तान आकर अपना ऑफिस खोलने वाली है। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान साउथ एशिया में क्रिप्टो करेंसी की राजधानी बन जाए, मगर ईरान ने भी 2 दिन पहले बिना पाकिस्तान का नाम लिए धमकी दे दी है कि अगर किसी देश ने इस लड़ाई में इजराइल या अमेरिका का साथ दिया तो वो देश भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर आप मुझसे पूछें तो दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया है। पाकिस्तान का साल 2 साल में वही हश्र होने वाला है जो D4S1 में चीडर्न के हमले के बाद हुआ था। तब भी अमेरिकन डॉलर्स के लालच में वो अपने ही अफगान भाइयों के खिलाफ हो गया था। जिस तालिबान और अलकायदा को वो अपना बताता था, उन्हीं को मारने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिकन फौज को अपने देश में अड्डे दे दिए। उस सबका हश्र ये हुआ कि अमेरिका अफगानिस्तान से जाते ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। और खैबर तूने में आज पाकिस्तान की फौज TTP से निपट नहीं पा रही है।
पहली बात तो यह है कि ईरान को अफगानिस्तान पैलेस्तीन जैसा चुन्नु-मुन्नु देश नहीं है। दोस्तों, आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरानी हुकूमत कभी नहीं भूलेगी कि पाकिस्तान ने उनके साथ किया क्या है। अब सोचिए तब पाकिस्तान का क्या होगा। उसके ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत है, जिससे उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर तालिबान है। ऐसे में ईरान से भी पाकिस्तान ने अपने रिश्ते खराब कर लिए। तो भैया, अपने लालच की वजह से पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गया है। लेकिन दो कौड़ी का ये लालची देश पाकिस्तान अभी ये सब समझ नहीं पा रहा है। ट्रंप आज हैं, 2-3 साल में नहीं रहेंगे, तब कोई और अमेरिकन राष्ट्रपति आएगा, फिर पाकिस्तान कहां जाएगा। विल जो भी हो, इस वक्त सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो चुकी है। सारी दुनिया की निगाहें अब भी रशिया और चाइना पर टिकी हैं। रशिया और चाइना ने अमेरिकन हमले को क्रिटिसाइज तो किया है, लेकिन कोई भी खुलकर अभी ईरान के साथ आया नहीं है। सवाल है कि अगर रशिया या चाइना में से एक भी देश उसी तरह ईरान की मदद करने लगा जैसे अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा रायता फैलेगा। इसका आप इस बात से अंदाजा लगाए कि हमास, जिसके पास कुछ टाइट लड़ाके हैं जो अपने आप में किसी देश की आर्मी का हिसाब ही नहीं है, जब 2-2.5 साल बाद इजराइल उसे भी पूरी तरह हकम नहीं कर पाया, तो ईरान को तो कुछ दिनों की लड़ाई में वो कैसे हरा पाएगा बताओ। ईरान की आबादी 8.5 करोड़ है। वो तेल बेचने वाले देशों की लिस्ट में 4थे नंबर पर है। उसके पास नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिजर्व है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि अमेरिका ईरान को कुछ दिनों में हरा देगा, तो ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल होगी। बाकी दोस्तों, आप बताइए कमेंट करके, क्या लगता है ईरान और इजराइल की लड़ाई में अभी कौन भारी पड़ रहा है, और आपको लगता है ईरान को पाकिस्तान को पेल देना चाहिए, क्यों? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना, और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना।